Hello everyone, welcome to Best Speaker Hub. I'm Imani Agarwal, founder for Best Speaker Hub. आज एक बार फिर से हम आपको अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीकर से मिलवाने लाए हैं, जो आपको कुछ शेयर मार्केट के बारे में, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। जनरली आप में से बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें, ये समझ नहीं आता है। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर हम आए हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीकर मिस्टर अविनाश गोरख साकर के साथ, जो हेड रिसर्च है प्रॉफिट मार्ट के। तो अविनाश जी, वेलकम टू बेस्ट स्पीकर हब। और हमारे व्यूअर्स को कुछ स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, इसके बारे में बताइए। वेलकम अविनाश। थैंक यू इमानी। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे व्यूअर्स को अच्छी इन्वेस्टमेंट आइडिया बताऊं और निवेश का एक अच्छा विकल्प बताऊं जहां से उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो डेफिनेटली कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू अविनाश जी। सबसे पहले कि मार्केट इतना अप एंड डाउन करता है कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो लोग रेगुलरली मार्केट को ऑब्जर्व करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आपका सुझाव रहेगा कुछ? देखो इमानी, बाजार जिस ट्रेंड में अभी चल रहा है, अभी तो डेफिनेटली सबको पता है कि हम नए हाईज मार रहे हैं। मार्केट का लेवल देखें तो 17,200 300 का लेवल मार्केट ने छुआ है। तो ये डेफिनेटली एक स्पेकुलेटिव फेज है। कहने का मतलब है कि अभी निवेशकों को डेफिनेटली पैसा बनाने के मौके जरूर मिले, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि बाजार काफी कम समय में भागा है। और जब भी ऐसा होता है तभी रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली ऐसे पीक, जब मार्केट ऊपर जाता है तभी वो एंटर करते हैं। तो मेरी राय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अच्छी कंपनीज अभी भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा बाय ऑन डिप से अगर आप खरीदोगे तो पैसा बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर मार्केट को एक प्रोसेस ओरिएंटेड और डिसिप्लिन तरीके से काम करिए। ये ऐसा बाजार नहीं है जब आप मन चाहो जब आते हो, मन चाहो जाते हो। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली शेयर बाजार से पैसा बनता है। लेकिन इस बाजार के ट्रेंड में आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है, क्योंकि बाजार का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा ऊपर हुआ है और काफी कम समय में हुआ है। तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म तो डेफिनेटली बाजार अच्छे चलेंगे। इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, प्लस जीडीपी का ग्रोथ रेट का नंबर अच्छा है, प्लस अभी वैक्सीनेशन का रन रेट काफी अच्छा है, कोविड के केसेस भी कम हो गए। तो ये सारी बातें मार्केट्स को ऊपर जाने में मदद करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको मार्केट में थोड़ा सा हल्का मुनाफा वसूली भी देखने को मिले। तो गिने चुने शेयर्स में अभी भी मौके हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना है, तभी आपको अच्छी पैसे की रिटर्न शेयर मार्केट से मिले। अविनाश जी, अभी आपने कहा कि गिने शेयरों में बड़ा मौका है, तो आज मैं आपकी इसी बात के ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा सेक्टर आप सुझाव कर देते हैं हमारे व्यूअर्स को, कि कौन से एक ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मौका देखते हैं? देखिए, वैसे तो काफी सेक्टर्स है, लेकिन एक सेक्टर जो मुझे लगता है कि काफी वेल पोजिशनड है और जो आने वाले कम से कम 12-15 महीनों के लिए बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाया है, वो बेसिकली डोमेस्टिक रिफैक्ट्री सेक्टर है। अभी रिफैक्ट्री सेक्टर ये बेसिकली मेटल सेक्टर यानी स्टील सेक्टर से क्लोजली रिलेटेड है। स्टील कंपनियां इनके सबसे बड़ी कस्टमर है। उसके बाद पावर सेक्टर है, पेपर है, प्रोसेस कंट्रोल है। तो काफी ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे रिफैक्ट्रीज का यूज होता है। और यहाँ पे गिने चुने प्लेयर्स है, क्योंकि इंडस्ट्री क्लोजली टेक्नोलॉजी वाइज क्लोजली गार्डेड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी अच्छे मौके हैं। और यहाँ पे मैं एक शेयर आपको बताना चाहूंगा जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव है, और यहाँ से अगर कोई निवेश करता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। हालांकि आपको यहाँ पे पोजिशनल तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहते हैं ऐसा कौन सा शेयर जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख सकते हैं? हिमानी, मुझे लगता है कि शेयर बताने के पहले मैं चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो अगर हम शुरू करें तो कंपनी का नाम भी सबको पता चलेगा, प्लस उसका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है। क्योंकि देखिए, बाजार में जो भी इन्वेस्ट करता है, मेरी राय में उसको कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और उसी के बाद वो शेयर में वो निवेश करे। देखिए, पहली बात तो एक नॉर्मल डिस्क्लेमर है कि ये एक शेयर मार्केट है, तो जो भी मैं अभी कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सूझबूझ के साथ काम करिए और अपना निवेश प्रॉपरली सिस्टमेटिक करिए। कंपनी का नाम आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज है। ये कंपनी बेसिकली कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये बेसिकली बहुत पुरानी कंपनी है। इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट बेस्ड फैमिली एस के बजोरिया ग्रुप है, जिनका मेजर स्टेक इस कंपनी में है।
और इनका बेसिकली एक एमएनसी यानी एक कोरोसोकी हरिमा कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली जापानीज कंपनी है जो निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है। निप्पॉन स्टील ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी ये कंपनी करती क्या है, बेसिकली आईएफजीएल आप ये स्पेशलाइज्ड रिफैक्ट्रीज और उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। इनके एक्चुअली 3 प्लांट्स है, बेसिकली कांडला गुजरात में है, रोयरकेला उड़ीसा में है, अभी विशाखापट्टनम में भी ये नया प्लांट डाल रहे हैं। इसके जो ऑपरेशंस है ये बेसिकली अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड आउट हुए, यानी कि इंडिया में भी बेचते हैं लेकिन ग्लोबली भी बेचते हैं। इनका मेन मार्केट बेसिकली जर्मनी है, फिर यूके है, यूएस है, और करीबन 50 से 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और इनके जो कस्टमर्स है वो बहुत ही वेल नोन स्टील कंपनियां जैसे कि आर्सेलेटर मित्तल है, जेएसपीएल है, डोमेस्टिक कंपनी फ्रंटलाइन कंपनी जैसे टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनीज है। अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली थोड़ी बहुत जानकारी की रिफैक्ट्रीज एक्चुअली होती क्या है। देखिए, रिफैक्ट्रीज एक ऐसा मटेरियल होता है जो आयन और आयन का जो बिजनेस होता है, यानी स्मेल्टर में जो उसको जो हीटिंग प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज होती है उसको रिटेन करने के लिए स्टील कंपनीज को रिफैक्ट्रीज का यूज करना पड़ता है। अभी एक बात तो आपको मैं एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि जो स्टील कंपनी होती है वो अपना फर्नेस कभी बंद नहीं करती, वो लगातार 24/7 ये फर्नेस चलता रहता है। तो ये चलाने के लिए उसको इंटरनली रिफैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, और ये रिफैक्ट्रीज अलग अलग तरीके के होते हैं, काफी इसमें क्वालिटीज होती है और ये कस्टम मेड होते हैं। हर कंपनी जो स्टील बनाती है हर क्वालिटी और स्टील के लिए अलग तरीके के रिफैक्ट्रीज लगते हैं। अभी ग्लोबल रिफैक्ट्रीज मार्केट में हमने अगर देखा तो काफी बड़े प्लेयर्स है जो इंडिया में भी है, जैसे कि सेंट गोवेन है, आरएच है, मैग्नेसिटा है, कॉर्निंग है, तो ये सारे प्लेयर्स इंडिया में भी है। तो ये बिजनेस बहुत ही ग्लोबली तो फैला ही है, लेकिन इंडिया में भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री को ये काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिफैक्ट्री इंडस्ट्री का इंडियन कंपनीज पे क्या फायदा होगा। पहली बात तो देखिए, ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो स्टील और आयन सेक्टर से डिपेंडेंट है। करीबन 60% जो डिमांड आती है वो बेसिकली आयन एंड स्टील मार्केट से आती है। बाकी जो 40% है, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे पावर जनरेशन है, सीमेंट है, ग्लास है, नॉन फेरस मेटल्स है, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, पेपर वगैरह, ये सेक्टर से डिमांड आती है। अभी ग्लोबल रिफैक्ट्री मार्केट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट 2020 में इसका मार्केट साइज करीबन $23 बिलियन था, और इसका अनुमान है कि करीबन $27 बिलियन ये 2025 तक पहुंचेगा। तो ग्लोबल मार्केट में तो इसका डिमांड है ही। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया में इसकी डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ावा दिया है। इन्होंने काफी पीएलआई स्कीम्स भी यहाँ पे अनाउंस किए हैं, और सबसे बड़ी बात कोविड के बाद अनलॉकिंग हुई है, तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, और वहाँ पे स्टील की कंजम्पशन काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली रिफैक्ट्रीज की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ने की अपेक्षा है। एक्सपेंशन के बाद में मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी ने जो भी एक्सपेंशन किया है वो पूरी तरह से अपने इंटरनल एक्रूवल्स यानी आपके प्रॉफिट से किया है। कोई कर्जा या कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली है। इनफैक्ट इनका जो विशाखापट्टनम का जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली करीबन 20-25 करोड़ का कॉस्टिंग है, और ये करीबन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 तक खत्म होने की अपेक्षा है। उसके बाद ऑलरेडी पहला फेज जो उन्होंने कांडला में किया है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसका बेनिफिट कंपनी को नंबर्स में आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा, और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो डिमांड पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली देख रहे हैं, क्योंकि डिमांड स्टील से काफी अच्छी तरह से आ रहे हैं। ओवरसीज मार्केट भी अच्छा ग्रो हो रहा है, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो कैश फ्लो जो कंपनी कमाती है वो 2017 से पॉजिटिव नंबर है। कर्जा इनफैक्ट 84 करोड़ से करीबन 64 करोड़ हुआ है, और कंपनी के पास भरपूर कैश है। करीबन 255 करोड़ की कैश कंपनी के बुक्स पे बैठी है, जो हमको लग रहा है कि ये वर्चुअली इसको एक डेट फ्री बिजनेस बनाती है। तो उसका मतलब कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है, और उसका मतलब ये पैसा वो और कोई प्रोजेक्ट्स के लिए लगाने की क्षमता रखती है। उसका मतलब कोई कर्जा कंपनी के बुक्स पे नहीं है। अभी आते हैं कंपनी के बेसिकली फाइनेंशियल्स पे, जो पहले तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं। काफी दमदार नंबर आ गए। अगर आप फाइनेंशियल्स बराबर देखोगे तो करीबन 35 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ पहले क्वार्टर में आया है, करीबन 275 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। कामकाजी मुनाफा करीबन 40% बढ़ा है, करीबन 32.65 करोड़ का, और जो पीएटी है यानी जो बॉटम लाइन है ये पहले तिमाही में करीबन 75% बढ़ी है। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है।
और हमको लग रहा है कि ये मोमेंटम आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेगा। मार्जिन में भी अगर हम देखें तो मार्जिन में भी अच्छा इजाफा है। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो ये शायद गलती होगी, क्योंकि ये धंधा वाई ओ वाई बेसिस पे ही कंपेयर करना चाहिए, और नॉर्मली मार्च क्वार्टर एक बम्पर क्वार्टर होता है, तो आपको मार्च और ये जो जून का क्वार्टर है इसको कंपेयर करने की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो आपको जून टू जून क्वार्टर ही देखना चाहिए। ये जो स्लाइड है यहाँ पे ये हमारे खुद के एस्टिमेट्स है। हम समझते हैं कि आईएफजीएल का जो बिजनेस है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और FY21 में इन्होंने करीबन 1000 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 85 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। आने वाले 2 साल में अगर आप नंबर्स बरोबर देखोगे तो हमको लग रहा है कि ये कम से कम 1335 करोड़ का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा जो करीबन 160 करोड़ है, वो करीबन 200 करोड़ के ऊपर अगले 2 साल में जाएगा। और अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 34 का अर्निंग पर शेयर हम एज्यूम कर रहे हैं कि FY22 में कंपनी रिकॉर्ड करेगी, और उसके साथ 42 रुपया। तो नंबर्स लगातार अच्छे होने वाले हैं, कंपनी की कैश फ्लो भी अच्छी है। तो हमारा मानना है कि ये नंबर्स अभी भी मार्केट के प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो चुके हैं, और इसका डिस्काउंटिंग आने वाले दिनों में जरूर होगा जैसे जैसे कंपनी अपने नंबर्स मार्केट में डिक्लेयर करेगी। अभी दोस्तों कंपनी यानी स्टॉक के लिए सबसे बड़ा स्टॉक ट्रिगर्स क्या है? नॉर्मली जब भी हम कोई भी कंपनी देखते हैं तो उसमें ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये जो रिफैक्ट्री का सेक्टर है ये बहुत ही एक नीश सेक्टर होता है। यहाँ पे काफी न्यूमरस प्लेयर्स नहीं है, गिने चुने प्लेयर्स है, जैसे कि वेस्टुपेस इंडिया है, ये भी एक MNC कंपनी है। फिर RHI मैग्नेसिटा है जो पहले ओरिएंट रिफैक्ट्रीज जानी जाती थी। तो ये दोनों कंपनीज MNCs है, और उसके साथ IFGL भी ऑपरेट करता है। सबसे बड़ी बात, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, करीबन 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 15 से 18 महीने में एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेशन यानी जो कंपनी के पास कैश फ्लो बचता है सब एक्सपेंशन करने के बाद, वो FY21 में करीबन 108 करोड़ था। और एक जो आंकड़ा काफी एनालिस्ट देखते हैं, जो इन्वेस्टर्स भी देखना चाहिए, वो बेसिकली कितना कैश फ्लो उन्होंने जनरेट किया अपना कामकाजी मुनाफे के कंपैरिजन में, तो वो काफी ज्यादा है, करीबन 89%। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है और करीबन 255 करोड़ की कैश कंपनी के पास है। और दूसरी बात, हमको लग रहा है कि आने वाले 2 साल में यानी 22 और 23 में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही दमदार तरीके से बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये उसलिए होगा क्योंकि कंपनी काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, एक्सपेंशन कर रही है, नए नए कस्टमर्स ढूंढ रही है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिले। फाइनली हमारा व्यू जो है IFGL रिफैक्ट्रीज पे वो ये है कि अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन नॉर्मली स्टील कंपनीज और जो स्टील एंसेलरी कंपनीज होती है जैसे IFGL, उसको आपको एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा से देखना होता है, प्योरली पी मल्टीपल से नहीं। और यहाँ पे जो EV टू इबिटा का मल्टीपल है अगले 2 साल का यानी 22 और 23 का, वो बहुत ही सस्ता 6 टाइम और 5 टाइम दिख रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, अपने प्रोडक्ट में वर्चुअल मोनोपोली एंजॉय करती है, प्लस इनके पास अच्छी ऑर्डर बुक है। दूसरी बात, आयरन एंड स्टील मार्केट में हमारा मानना है कि मेटल के प्राइसेस जब तक तेज रहते हैं, सेल के नंबर्स अभी बीच में आए थे, फिर टाटा स्टील के आए थे, तो हमको लग रहा है कि दूसरी और तीसरी और चौथी तिमाही इस साल की काफी अच्छी रहेगी, और उसका फायदा ऑब्वियसली रिफैक्ट्री मार्केट को मिलेगा। और फाइनली अगर हम दूसरे 2 प्लेयर्स को कंपेयर करें, जैसे मैंने आपको बोला था कि वेस्टुपेस इंडिया और RHI मैग्नेसिटा जो पहले ओरिएंट रिफैक्ट्रीज से नाम से जानी जाती थी, वो अगर उनका वैल्यूएशन देखें तो वो करीबन 37 या 38 टाइम्स के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये शेयर आपको मिल रहा है करीबन 8 से 10 के पी में अगले 2 साल से। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी करीबन 450 पौने 500 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। हालांकि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली अच्छी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी है जहाँ पे अच्छा पैसा इस मार्केट में भी बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो आप मार्केट में अभी भी जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अविनाश जी ने आपको एक बहुत ही अच्छा आज एक इन्वेस्टमेंट आइडिया दिया है IFGL रिफैक्ट्रीज के बारे में। अगर हम इसी तरीके से स्टॉक पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे तो बने रहिए बीकर हब के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप अविनाश जी से कुछ अपने और पर्सनली अपने शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बेस्ट स्पीकर हब को संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अविनाश जी के साथ कांटेक्ट करवा देंगे। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और सारी और स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन के लिए बेस्ट स्पीकर हब के पर आते रहिए। थैंक यू अविनाश जी। थैंक यू।